शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, डॉक्टर ने नहीं बताया। सबसे पहले जो भी आप प्रोसीजर कराने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। कितना रिमूव होना है या मेरी सर्जरी होनी है, तो आप उनको बैठ के पूछें, सर इसमें मसाइल क्या हो सकते हैं, कि जिस अस्पताल में आप प्रोसीजर करा रहे हैं क्या उनके पास बैकअप मौजूद है, क्या आईसीयू मौजूद है, क्या आईसीयू की टीम मौजूद है, क्या एनेस्थीसिया की टीम इतनी इक्विप्ड है। प्रोसीजर अगर एक दफा हो गया है तो उसके अंदर फिर हमारे पास आ जाते हैं वार्निंग साइन, जिसको कहते हैं कि हाँ, आपको अब चौकन्ना हो जाना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। बुखार का ना उतर रहा होना, मरीज का खाने पीने का दिल ना करना, ये सब मौजूद है। पेशेंट मुझे कुछ कह रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं एक दफा जीरो से स्टार्ट करूं इन्वेस्टिगेशन और एंड तक जाऊं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है और ये मरीज को कैसे सेव करता है उसके राइट्स को। जब आप किसी भी प्रोसीजर में जाते हैं, आपने उसमें शुरू तो हर चीज अच्छी अच्छी नहीं होती, बीच में मसाइल भी आते हैं। तेजाबियत जो ऊपर की तरफ खाना आना और तेजाबियत, उसको गर्ड कहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा कि वो कौन से अर्ली साइंस होंगे जो कि एक पेशेंट बड़े आराम से समझ सकता है कि पोस्ट प्रोसीजर यानी प्रोसीजर हो गया उसके बाद वो अर्ली कौन से साइंस होंगे जिससे उसको ये समझ जाना चाहिए कि शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, डॉक्टर ने नहीं बताया मगर वो अर्ली साइंस उसको खुद फील हो जाए और उसको पता चल जाए कि मुझे अब किसी को कंसल्ट करना है। वो काइंडली मुझे जरा थोड़ा एनलिस्ट कर दीजिए। बिल्कुल। नंबर एक, सबसे पहले जो हमारा ये काम शुरू होता है प्रोसीजर से पहले से, ठीक है। सबसे पहले जो भी आप प्रोसीजर कराने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास यूट्यूब है, देखें कि आप क्या करवाने जा रहे हैं, उसके मसाइल क्या हो सकते हैं। सर हम जितना भी देख लें एक आम बंदा नहीं कर समझ सकता, ये तो मुझे लगता है डॉक्टर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल डॉक्टर की जिम्मेदारी। दूसरी बात यह है कि जब आप डॉक्टर को प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं कि मेरा कितना रिमूव होना है या मेरी सर्जरी होनी है, तो आप उनको बैठ के पूछें, सर इसमें मसाइल क्या हो सकते हैं, मसाइल क्या हो सकते हैं, उसके बाद उनको हल करने का क्या तरीका है। ठीक है। तीसरी चीज है चूज द प्लेस, अपनी जगह जहां पे आप प्रोसीजर कराने जा रहे हैं, क्या उनके पास, देखिए इक्विपमेंट, प्रोसीजर करने का इक्विपमेंट और मरीज को बचाने का इक्विपमेंट वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। और प्रोसीजर करने का इक्विपमेंट बहुत थोड़ा सा होता है, बचाने का या उससे निकलने का इक्विपमेंट बहुत महंगा, जिसमें आईसीयू, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है, वो महंगा होता है। तो अपनी जगह अच्छी तरह चूज करें कि जिस अस्पताल में आप प्रोसीजर करा रहे हैं क्या उनके पास बैकअप मौजूद है, क्या आईसीयू मौजूद है, क्या आईसीयू की टीम मौजूद है, क्या एनेस्थीसिया की टीम इतनी इक्विप्ड है, जो बेहोशी के डॉक्टर हैं वो इतने इक्विप्ड हैं कि उस वक्त संभाल लें। क्या टीम में अकलौता बंदा खड़ा होकर प्रोसीजर कर रहा है या उसके साथ 3-4 बंदे और इन्वॉल्व? ये सारे सवाल जो डॉक्टर से कर लेने चाहिए। यस, डॉक्टर से करने चाहिए। आपका हक है, जब आप एक प्रोसीजर करने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, आप जाके डायरेक्टली पूछें, ठीक है, कि जी डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे कि कुछ होता है तो आपके पास बैकअप क्या मौजूद है। क्या आपके पास आईसीयू मौजूद है, क्या आपके पास बेहोशी की अच्छी तगड़ी टीम मौजूद है, क्या आपके पास आईसीयू की टीम अच्छी मौजूद है, क्या अगर सांस कम होता है तो ऑक्सीजन मौजूद है, क्या वेंटिलेटर मौजूद है। ये आप सारे सवाल करना आपका हक है और ये आपने करने हैं और ये प्रोसीजर से पहले की बात है। दूसरी बात ये है कि प्रोसीजर अगर एक दफा हो गया है तो उसके अंदर फिर हमारे पास आ जाते हैं वार्निंग साइन, जिसको कहते हैं कि हाँ, आपको अब चौकन्ना हो जाना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। जिसके अंदर ये हम बात कर रहे हैं पेशेंट घर चला गया, मतलब अगले दिन या 2 दिन बाद प्रोसीजर हो गया है, प्रोसीजर के फौरन बाद से लेके अगले 5 से 7 दिन तक, जो कि मेजर हमारा टाइम होता है जिसमें जब मसाइल होते हैं वो सामने आ जाते हैं, जिसके अंदर पेट का फूल जाना, पेट में गैस का खारिज ना होना, पखाने की नाली से या मुंह से खून की उल्टी या खून का बहना शुरू हो जाना, पखाने का बिल्कुल काला हो जाना, बुखार का ना उतर रहा होना, मरीज का खाने पीने का दिल ना करना, ये सब मौजूद है। अब अगर 2 दिन 3 दिन भी ये बात अगर हवा नहीं खारिज हो रही या पेट बहुत फूल गया तो हमें वापस जाना है उस डॉक्टर के पास और हमने वहां पे जाके उसकी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है कि क्या हो रहा है, उनका क्या ख्याल है। और हमने जो कई दफा हमें इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो हम लोग टेस्ट करते हैं, खून के टेस्ट, पेट के टेस्ट, एक्सरेज, इस पे डिपेंडेंसी बड़ी जरूरी होती है कि क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।
डॉक्टर साहब ने जो पोस्ट प्रोसीजरल आपको बताए हैं कि जी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आई होप कि वो आपको समझ आ रही हैं, और अगर वो नहीं रिजॉल्व होती 1 से 2 दिन के बाद तो आपको अपने डॉक्टर के पास वापस जाना है। अच्छा जी, सर ये बताइए कि लेट्स से किसी बंदे को कोई कॉम्प्लिकेशन 5 से 7 दिन के बाद आइडेंटिफाई होती है, देन व्हाट टू डू? सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो बिल्कुल शुरू शुरू में होती है, और लेट कॉम्प्लिकेशन जो ये 7 दिन के बाद शुरू होती हैं। ठीक, लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? लेट कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि आपका प्रोसीजर ठीक हो गया, प्रोसीजर पेशेंट 7-8 दिन तक ठीक रहा है और उसके बाद उसको कोई चीज डेवलप हो गई है। जैसे कि हमारी जो, अगर मैं एंडोस्कोपी के लिहाज से बात करूं, लेट ब्लीड आ सकती है आपके पास। आपने कोई जिगर की नाली से पथरी निकाल ली है, 7 दिन बाद आपको पता लगा वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि लेट ब्लीडिंग में आती है। आपकी पेट फूल गया है या किसी जगह पे कोई लीक मौजूद है, ये सारी लेट कॉम्प्लिकेशंस में आती है। तो ये होता है, रेयर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन लेट कॉम्प्लिकेशंस भी आइडेंटिफाई होती हैं। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस सेम है। नंबर 1, आपकी सस्पिशन या आपका चौकन्ना होना, डॉक्टर का चौकन्ना होना और मरीज का चौकन्ना होना बहुत जरूरी है कि हाई लेवल हो आपका सस्पिशन का, कि भाई अगर पेशेंट मुझे कुछ कह रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं एक दफा 0 से स्टार्ट करूं इन्वेस्टिगेशन और एंड तक जाऊं कि हाँ भाई एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है सर, मुझे ये बताइए इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है और ये मरीज को कैसे सेव करता है उसके राइट्स को? इन्फॉर्म कंसेंट मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए बहुत जरूरी है, नंबर 2, और ये दोनों के लिए सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, जब आपको इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि हम आप पे ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इस प्रोसीजर की सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने, जो सारे मसाइल हो सकते हैं वो हमने समझा दिए हैं, कोई बात, और अगर इस प्रोसीजर में ये मसाइल होते हैं तो उसके लिए हम ज़हनी तौर पे मरीज और डॉक्टर दोनों तैयार हैं। ठीक है। सो जब आप किसी भी प्रोसीजर में जाते हैं, आपने उसमें शुरू तो हर चीज अच्छी नहीं होती, बीच में मसाइल भी आते हैं। एज एन एंडोस्कोपिस्ट हमने कई दफा सर्जन से हेल्प ली, कई दफा सर्जन से हमसे हेल्प ली, और एंड रिजल्ट हमने मरीज का ठीक करना, उसकी what goes better for the patient. हाँ जी, एट द एंड ऑफ द डे आपका मरीज को ठीक करना इज द एंड गोल। ठीक हो गया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि लेट्स से अगर किसी को GERD है, IBS है और उसके साथ साथ जो IBD है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये टर्म्स आपने पहले हमें समझानी है कि ये हैं क्या पहले, और इनके सिम्टम्स आपने सबसे पहले सिम्टम्स की बात करूंगी, GERD के सिम्टम्स अगर आप हमें बताएं ताकि लोग समझ पाएं कि ये क्या चीज है। नंबर 1, हम GERD होता है रिफ्लक्स, अगर हम लोग आम अल्फाज में करूं, यक खाने या एसिड का वापस आना, इसको इसमें हम वो मिर्ची वाला कुछ फील करते हैं। इस तरह, ओके। खुराकी नाली के 2 मसल होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, और दोनों मसल का काम होता है कि जो मैदे का एसिड है उसको ऊपर नहीं आने देना। ठीक है। जब इन मसल में कमजोरी आ जाती है किसी भी वजह से, तो जो तेजाब है मैदे का वो ऊपर आना लग जाता है, जिसको हम आम अल्फाज में GERD कहते हैं। और उसमें कई दफा तो नेचर का कसूर होता है कि भाई मसल कमजोर हो गया, कई दफा हमारा कसूर होता है। इसमें हमने आखिरी दफा जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि खाना खाया और यूं सीधा लेट गए और सो गए, और खाना पेट भर के खाया कि जहां तक जगह है वहां तक खाना है, यहाँ तक पूरा ना। दूसरी आ जाती है IBS एंड IBD, ये बहुत मुख्तलिफ टर्म्स हैं। ठीक है। जो IBD है, इसका मतलब है कि एक डिजीज, यानी जो आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफियत होती है, जो कि आपके जरासीमों को लड़ने की आपको सलाहियत देती है, वो आपकी आंत के साथ लड़ पड़े। ठीक है, यानी जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। सो IBD इज ऑटो इम्यून। अगर वो जोड़ों के खिलाफ लड़ पड़े तो रिमोटाइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों का मर्ज आ जाता है। अगर वो आंत के साथ लड़ पड़े तो वो हमारा IBD हो जाता है।
अच्छा, आईबीडी में हम जब करते हैं कैमरे वाला टेस्ट करते हैं तो हमें अंदर चीजें नजर आती हैं जिसकी हम बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी लेके वो लैब में कंफर्म होती है तो फिर हम आईबीडी लेबल करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है आईबीएस। आईबीएस हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आईबीएस हमारे पास उन लोगों में ज्यादा आता है जो स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, टाइप ए जिसको पर्सनालिटी हम लोग कहते हैं। अब ये वो इनमें आंत का और दिमाग का जो तालमेल है वो खराब हो जाता है और आंत की मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि उसकी रेगुलरिटी खराब हो जाती है जो कि आईबीएस की तरफ ले जाती है। ठीक है। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आईबीएस की सिम्टम्स में भी पेट का फूल जाना, कभी पखाने लग जाना, कभी कब्ज हो जाना, खाना खाते ही पेट का भरा भरा महसूस होना, ये आईबीएस के सिम्टम है। आईबीडी के सिम्टम में पखाने की नाली से खून आना, ज्यादातर पेट खराब रहना और उसमें भी पेट फूलने के सिम्टम्स आते हैं। तीसरी चीज आ जाती है गर्ड। गर्ड की जो सिम्टम्स है उसमें तेजाबियत, जो ऊपर की तरफ खाना आना, तेजाबियत, उसको गर्ड कहते हैं। ठीक है। अब आईबीएस और आईबीडी जो ज्यादातर कंफ्यूज की जाती हैं टर्म्स, इसमें हमें सस्पिशन, अगेन आपको अगर आप आते ही मरीज को उससे बात करके को नहीं, ये तो आईबीएस है, दिस इज ये फेयर नहीं है। तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है पेशेंट को। हमने सबसे पहले सारी कॉजेस, जो सारी वजूहात हो सकती हैं, उसको रूल आउट करना है अपनी इन्वेस्टिगेशन की के जरिए और उसके बाद उससे आगे चलना है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर ये बताने के लिए कि तीनों चीज़ें जो मुख्तलिफ किस तरह से हैं और उसको उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं।